नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्र गर्व की शुरुआत आज नेपोलियन बोनापार्ट की एक मशहूर कहावत से कर रहा हूं, जो आज भी दुनिया के हर सेना प्रमुख की जुबान पर रहता है। जंग की प्लानिंग के दौरान उनके दिलो दिमाग में रहता था हमेशा नेपोलियन की वो मशहूर कहावत है, युद्ध में ईश्वर उसी की तरफ होता है जिसके पास बेहतर तोपखाना होता है। आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे सफल जनरलों में होती है नेपोलियन की गिनती। उसने 60 से ज्यादा युद्ध लड़े, उसमें से 56 में जीत हासिल की, यानी कि जीत का रिकॉर्ड 95% से भी ज्यादा। और यह रिकॉर्ड नेपोलियन ने अपने जबरदस्त तोपखाने के दम पर बनाया। नेपोलियन की कहावत मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि आज मैं आपको भारतीय सेना की आर्टिलरी यानी कि तोपखाने में हुए बदलाव की वो हैरत अंगेज कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपको और भी राष्ट्र गर्व से भर देगी। भारतीय तोपखाने की बात करूं तो बोफोर्स घोटाला भी आपको याद आता होगा, जिसके कारण 1989 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिर गई। उस घोटाले के बाद लगभग 30 साल तक भारतीय सेना को एक भी आधुनिक तोप नहीं मिल पाई। भारतीय तोपखाने की वो तस्वीर मोदी सरकार ने पिछले एक दशक में इस तरह बदल दी है कि दुनिया हैरान है। साल 2012-13 जो देश तोपों के लिए विदेश पर निर्भर था, वो आज आर्टिलरी पावर में दुनिया के सामने आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन चुका है। भारत आज 100 से ज्यादा देशों को हथियार एक्सपोर्ट करता है। भारत में बनी तोपें और गोला बारूद उसका अहम हिस्सा है। हमारे मॉडर्न तोप सऊदी अरब, आर्मेनिया से लेकर दुनिया के कई देशों की सेना की ताकत बन चुकी है। और भारतीय सेना के तोपखाने की तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। ये बदलाव हर भारतीय को और भी राष्ट्र गर्व से भरने वाला है। पूर्वी लद्दाख का चुशूल, न्योमा, देपसांग, गलवान घाटी या पेंगोंग झील का इलाका हो, या उत्तराखंड में चमोली की बाराहोती और नीति घाटी, उत्तरकाशी की नीलंग घाटी और भैरव घाटी। पूर्वोत्तर में LAC से सटे अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जैसे जिले और कमराला के इलाके, या सिक्किम से लगा ट्राई जंक्शन वाला डोकलाम का इलाका। हाड़ कपा देने वाली माइनस की ठंड, अचानक बदलने वाला मौसम, दुर्गम भौगोलिक बनावट वाले इन इलाकों में भारतीय सेना ने नई ताकत से मोर्चा संभाल रखा है। चीन की सीमा यानी कि LAC से ये इन दुर्गम इलाकों में आजादी के बाद 7 दशकों तक दुश्मन से निपटने की चुनौती बड़ी थी। अब वहां तस्वीर बदली हुई है। चीन की स्लाइमी स्लाइसिंग यानी कि धीरे धीरे जमीन कब्जाने की रणनीति के सामने भारत ने इन इलाके में लोहे की दीवार खड़ी कर दी है। वहां K9 वज्र, T90 भीष्म, M777 होवित्जर और धनुष जैसी हमारी अत्याधुनिक तोपों ने मोर्चा संभाल रखा है। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारतीय सेना ने LAC पर अपनी तैनाती के तरीके में जो क्रांतिकारी बदलाव किए, उसने दुश्मन की घुसपैठ वाली साजिशों पर पूरी तरह से नकेल कस दी। और इसके पीछे बड़ी ताकत हमारी आर्टिलरी बनी, जिसके मॉडर्नाइजेशन का बड़ा अभियान मोदी सरकार ने शुरू किया था। राष्ट्र गर्व की इस महत्वपूर्ण कहानी की परतें आगे भी खोलेंगे, लेकिन पहले ड्रैगन पर नकेल कसने की वो कहानी जिसके चलते चीन को भारत से सीमा विवाद पर चर्चा के लिए बातचीत की टेबल पर आना पड़ा। अक्टूबर 2024 में एक बड़ा कूटनीतिक समझौता हुआ, जिसके तहत देपसांग और डेमचोक जैसे इलाकों में
चीनी सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने इन इलाकों में 2020 से पहले वाली स्थिति में फिर से गश्त शुरू कर दी है। अगस्त 2025 और फरवरी 2026 में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई और अब सीमा विवाद के स्थायी समाधान के लिए चीन एक्सपर्ट ग्रुप बनाने के लिए जिस तरह राजी हुआ है वो भी राष्ट्र गर्व की कहानी है। आपको ये तस्वीरें याद होंगी जब जून 2020 में गलवान में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी शहादत देकर चीनी घुसपैठ को नाकाम कर दिया था। तब विदेशी न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट थी कि चीन के 45 सैनिक गलवान झड़प में मारे गए थे और 20 से ज्यादा बुरी तरह से घायल हो गए। अपनी नाक बचाने के लिए चीन ने तब अपने 4 सैनिकों की मौत की बात कबूली थी, जिस पर चीन में हल्ला मच गया था। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तब हमले के इरादे से एलएसी पर भारतीय रेजिमेंट के सामने भारी टैंक रेजिमेंट की तैनाती कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने पहली बार लद्दाख में 17,000 फुट से ज्यादा की ऊंचाई पर अपने मॉडर्नाइज्ड टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स को उतारा था, जिसे दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कहा जाता है। भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने धनुष और M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपों को चंद घंटों में इस ऊंचाई पर पहुंचाकर चीन को चौंका दिया। उसकी सरप्राइज एलिमेंट वाली रणनीति ध्वस्त कर दी। भारत ने पूरे एलएसी पर 500 से ज्यादा ऐसी तोपें तैनात कर दी जिनके अचूक वार और अटैकिंग पावर की जानकारी चीनी सेना को थी। तोपों के इस मिरर डिप्लॉयमेंट यानी कि बराबर की तैनाती ने चीन को यह संदेश दिया कि भारत किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। 3 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट नीमू पर पहुंचकर चीन को इसका डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। मारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। 2020 की ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के मुताबिक तब चीन की आर्टिलरी पावर भारत से करीब करीब दोगुनी थी। चीन के पास स्वचालित और खींची जाने वाली तोपों की कुल संख्या 7400 के आसपास थी, जबकि भारत के पास दोनों तरह की कुल मिलाकर लगभग 4300 तोपें ही थी। चीन के पास लंबी दूरी तक मार करने वाला रॉकेट सिस्टम भी था, लेकिन भारतीय सेना के तोपखानों को 2014 के बाद जिस तरह माउंटेन वॉरफेयर यानी कि ऊंचे पहाड़ों पर होने वाली जंग के लिए अपग्रेड किया गया है, जिस तरह तोपों के गोलों को लंबी दूरी तक मार करने वाला और अचूक निशाना बनाने वाला बनाया गया है और उनके साथ मॉडर्न वेपन लोकेटिंग रडार स्वाति को कनेक्ट किया गया है। स्वाति सीधे टैंकों के अंदर नहीं लगा होता है, बल्कि यह शक्ति आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के जरिए टैंकों और तोपों से नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ होता है। लद्दाख अरुणाचल में चीन ने भारी तोपों की तैनाती कर रखी थी, जिसका तुरंत मूवमेंट आसान नहीं था। ऐसे में स्वाति रडार ने दुश्मन पर मार करने की इंडियन आर्टिलरी की ताकत को कई गुना बढ़ा दिया था। सन 1962 में चीन ने धोखे से हम पर हमला बोला था। उस लड़ाई में भारत की हार का कारण साहस की कमी नहीं, बल्कि पुराने हथियार, एलएसी के इलाके में सड़कें और पुल का खराब बुनियादी ढांचा और रणनीतिक नेतृत्व की चूक थी। आज भारत उन कमियों को दूर कर चुका है। साल 2014 तक भारतीय सेना की जो आर्टिलरी पुरानी बोफोर्स और रूसी तोपों पर निर्भर थी,
आज वन नेशन वन कैलिबर की रणनीति पर चल रही है। टारगेट क्लियर है, साल 2042 तक पूरी सेना के पास केवल आधुनिक और स्वदेशी तोपें होंगी। इसकी शुरुआत 2014 में ही हो गई थी, जब दशकों तक नई तोपें ना मिलने के बाद भारत ने बोफोर्स के हाथ से बने पुराने ब्लूप्रिंट को ठंडे बस्ते से निकाला और उसे डिजिटल 3D मॉडल्स में बदला और पूरी तरह से अपग्रेड किया। धनुष का निर्माण वहीं शुरू हुआ जहां कभी बोफोर्स की मरम्मत की जाती थी, यानी कि जबलपुर की गन कैरेज फैक्ट्री में। इस तरह भारत का पहला और पूरी तरह से स्वदेशी तोप धनुष दुनिया के सामने आया। आपके सामने जो उपकरण है वो है 155 mm 45 कैलिबर धनुष गन सिस्टम। ये आधुनिक तोप प्रणाली जो है ये मेक इन इंडिया स्कीम के तहत गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर द्वारा बनाई गई है और ये यहाँ पे पिछले साल से तैनात है। इस गन के बारे में मैं आपको और विशेषताएं बताता हूँ। 4000 मीटर सी लेवल के ऊपर 48 किलोमीटर तक ये टारगेट को सटीकता से भेजने की क्षमता रखती है। इसको ऑपरेट करने के लिए 8 क्रू मेंबर की जरूरत पड़ती है। धनुष 155 mm की 45 कैलिबर की मॉडर्न तोप है। इसमें स्मार्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS लगा है, जिससे ये तोप जिस इलाके में तैनात है उसकी पूरी जानकारी रखती है। धनुष मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है, यानी ये हवा की गति, तापमान और दूरी का हिसाब लगाकर सटीक निशाना लगाती है। इसमें थर्मल इमेजर और लेजर रेंज फाइंडर लगा है। इसकी वजह से ये घने अंधेरे, धुंध या धूल भरे मौसम में दुश्मन को साफ देख सकती है और सटीक हमला कर सकती है। ये बर्स्ट मोड में 15 सेकंड में 3 गोले और इंटेंस मोड में 3 मिनट में 15 गोले दाग सकती है। इसी तरह भारत ने ATAGS तोप विकसित की है, जिसे मेक इन इंडिया का सुपरस्टार माना जाता है। यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मॉडर्न तोपों में गिनी जाती है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक है। यह 30 सेकंड में 5 गोले दाग सकती है, जो एक ही समय में निशाने पर गिरते हैं, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलता। ओवरऑल अभी हम मास्ड फायर से प्रिसिशन फायर की तरफ बढ़ चुके हैं और न कि केवल सिर्फ इंडियन आर्टिलरी बल्कि सारे आर्म्स एंड सर्विसेज अभी अपने इक्विपमेंट प्रोफाइल में हम आत्मनिर्भरता को इंक्लूड करते हुए नए और नए चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। भारत में बनी ये सभी तोपें स्वदेशी सिस्टम एक्सेस यानी कि आर्टिलरी कॉम्बैट कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं, जिसमें दुश्मनों को देखने से लेकर उसे उड़ाने तक का समय मिनटों से घटकर सेकंड्स में आ गया है। भारतीय तोपों में इस्तेमाल होने वाले स्वदेशी गोले भी स्मार्ट हैं। ये फायर होने के बाद हवा में अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेजर गाइडेंस के मुताबिक दुश्मन को टारगेट कर सकते हैं। दो 2014 तक भारतीय तोपखाना पुरानी बोफोर्स और रूसी तोपों पर निर्भर था। वहां अब वन नेशन वन कैलिबर की नीति लागू कर दी गई है। इसका इंपैक्ट भी बताता हूं आपको कि क्या हुआ। अभी हमारी सेना के पास 4400 से ज्यादा तोपें हैं जो अलग अलग कैलिबर की हैं, यानी कि 105 mm की तोपों की मारक क्षमता 18 किलोमीटर है। 130 mm तोपें 27 से 38 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और 155 mm की जो तोपें हैं उनकी मारक क्षमता 48 से 50 किलोमीटर तक। वन नेशन वन कैलिबर प्लान के तहत सेना की कम कैलिबर की तोपों को भी अपग्रेड कर 155 mm का बना दिया जाएगा और इसके लिए मोदी सरकार ने फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन प्लान यानी कि FARP लागू कर दिया है। इसके अगले साल भर में भारतीय सेना में 2800 से ज्यादा नई मॉडर्न स्वदेशी तोपें शामिल हो जाएंगी। इसके जरिए साल 2042 तक भारतीय तोपखाने की गिनती दुनिया के सबसे ताकतवर तोपखानों में होने लगी और इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। तब तक भारतीय तोपखाना पूरी तरह से स्वदेशी भी हो जाएगा, यानी कि मॉडर्न तोपों से लेकर उनका हर तरह का सिस्टम और गोला बारूद सब कुछ 100% स्वदेशी हो। राष्ट्र गर्व की एक कहानी इस मोर्चे पर भी है। मार्च 2026 तक भारतीय सेना की जरूरत का 93% गोला बारूद देश में ही बनने लगा है, यानी कि गोला बारूद के लिए हमारी विदेशी निर्भरता लगभग खत्म हो गई। ये राष्ट्र गर्व की बात है। इससे युद्ध के समय गोला बारूद की सप्लाई आसान हो जाएगी।
साल 1999 में जब करगिल युद्ध हुआ था तो भारत को इमरजेंसी में बोफोर्स तोपों के लिए विदेशों से महंगे दाम में गोला बारूद खरीदना पड़ता था। उस युद्ध में भारतीय तोपखाना कैसे राष्ट्र गर्व की नई मिसाल बना था, इस रिपोर्ट में आपको दिखा। 1999 में हुई करगिल की लड़ाई याद कीजिए, जब पहाड़ की चोटी पर मौजूद दुश्मनों को भारतीय तोपखाने ने धूल चटा दी थी। उस युद्ध में असंभव को संभव कर दिखाया था। इस युद्ध में .5140 की लड़ाई खासतौर से भारतीय तोपखाने के अदम्य साहस और निर्णायक भूमिका के लिए याद की जाती है। .5140 करगिल के द्रास सेक्टर में टोलोलिंग दर्रे की सबसे ऊंची चोटी थी, जिस पर पाकिस्तानी घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था। इसके कारण श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे 1A उनके सीधे निशाने पर था, जिसे लद्दाख की लाइफलाइन कहा जाता है। करगिल, द्रास, लेह से लेकर सियाचिन में तैनात सैनिकों तक राशन, हथियार और भारी मशीनरी इसी रास्ते से होकर पहुंचती है। ये हाईवे पाकिस्तानी सीमा यानी LOC और चीन की सीमा यानी LSA के करीब से गुजरता है। करगिल युद्ध में पाकिस्तान का मेन मकसद इसी हाईवे पर कब्जा करना था, ताकि लद्दाख का संपर्क बाकी भारत से काटा जा सके और इसके बाद दबाव बनाकर सियाचिन ग्लेशियर से भारत को पीछे हटाया जा सके। इसके लिए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बदर के तहत घुसपैठ की साजिश रची। LOC से लगे द्रास, बटालिक, मुश्को और बक्सार सेक्टर में 1998 की सर्दियों में जो भारतीय चौकियां खाली की गई थीं, पाकिस्तानी सेना की नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री वहां फरवरी 1999 में घुसपैठियों के वेश में घुस आई और 132 चौकियों पर कब्जा कर वहां बंकर बना लिया था। इसमें द्रास की सबसे ऊंची चोटी .5140 भी थी, जहां पाकिस्तानी कब्जे की वजह से भारतीय सेना की सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हो रही थी। इस चोटी को पाकिस्तान से मुक्त कराने का जिम्मा 13 JK राइफल्स को दिया गया था। और अब राष्ट्र गर्व की वो कहानी जो आपको चौंका देगी। रेमजेट इंजन का उपयोग मिसाइलों में कई देशों से कई दशकों तक किया जाता रहा। इसमें अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश भी शामिल हैं। भारत इन्हीं रेमजेट टेक्नोलॉजी वाले इंजन को तोप के गोलों पर फिट करने की तैयारी में, उन्हें मिसाइल वाली रफ्तार देने की तैयारी में। यह है राष्ट्र गर्व की नई कहानी और इसमें हमें सफलता मिली। आज राष्ट्र गर्व में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।